हाय ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डीप लर्निंग में यूज़ होने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो यूजुअली लोग नहीं पढ़ाते हैं। लोग क्या करते हैं कि फॉरवर्ड प्रोपोगेशन और बैकवर्ड प्रोपोगेशन पढ़ा देते हैं, पर इंटरव्यू में जो पूछा रहता है और असली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या और क्यों हो रहा है वो चीज़ें नहीं बताते हैं। तो सबको हम लोग एक एक करके जानेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन से। तो एक्टिवेशन फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले देखते हैं। तो डीप न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं हमारे, वो पावरफुल क्यों कहे जाते हैं? वो पावरफुल इसलिए कहे जाते हैं कि वो जो हमारी नॉन लीनियर बाउंड्रीज होती हैं उसको सीख सकते हैं। अब नॉन लीनियर बाउंड्रीज की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लीजिए दो तरह के डेटा पॉइंट हैं, एक रेड सर्कल से डिनोट किए जा सकते हैं, एक पर्पल सर्कल से डिनोट किए जा सकते हैं। तो इन दोनों की बाउंड्री अगर जैसे हमारी सर्कुलर है विच इज़ अ नॉन लीनियर बाउंड्री, अगर इसको सीखना है तो डीप न्यूरल नेटवर्क सीख सकते हैं। हालांकि इसको एक स्ट्रेट लाइन से भी डिवाइड किया जा सकता है, बट दूसरा एग्जांपल देखेंगे जैसे ये वाला, वो सेमी सर्कुलर है। तो B1 और B2 इसको स्ट्रेट लाइन से नहीं डिवाइड कर पाएंगे, इसके लिए हमें नॉन लीनियर बाउंड्री ही चाहिए। तो नॉन लीनियर बाउंड्री सीखता है और विच इज़ पॉसिबल थ्रू एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, अभी न्यूरॉन रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो एक साइड समेशन, एक साइड फंक्शन। समेशन क्या होता है? सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ऐसे करते हैं ना, W1 x1 प्लस W2 x2 एंड सो ऑन, तो विच इज सम ऑफ द प्रोडक्ट। और जब इसको हम एक नॉन लीनियर फंक्शन से पास कर देते हैं तो विच इंक्लूड्स नॉन लीनियरिटी। आप लोगों ने नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को सुना होगा, सिग्मोइड, टेनेट, ये सारे। तो क्या और क्यों होता है देखेंगे। सबसे पहले सिग्मोइड फंक्शन की बात करते हैं। सिग्मोइड फंक्शन ऐसा दिखता है, इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है, ये एस की तरह दिखता है। हमारा एस कर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लेक्चर भी बना हुआ है, देख लीजिएगा अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा तो। ये रहा सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन का फॉर्मूला। और इसका जब हम लोग ग्रेडियंट लेते हैं तो आता है सिग्मोइड एक्स इंटू 1 - सिग्मोइड एक्स। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे A1 H1, A2 H2, A3 H3, A4 H4। जहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती है? W इंटू एच। एच की वैल्यू क्या होती है? एक्टिवेशन A3। ये फॉरवर्ड पास में होता है। बैकवर्ड पास में हम क्या करते हैं? ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। ग्रेडियंट कैलकुलेट जैसे हमें W2 के लिए ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है तो डेल एल बाई डेल W2। तो ये चेन रूल से ऐसा लिखा जाता है, विथ वाई विथ H3, और बीच में अगर एक जगह आएगा H3/A3। तो H3/A3 का ग्रेडियंट ये आएगा, सिग्मा A3 इंटू 1 - सिग्मा A3। और बाकी ये जो अपने बचे हुए टर्म है, ये बैक प्रोपगेशन में हुआ। तो अब इसमें होता क्या है? सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन में क्या होता है कि न्यूरॉन सैचुरेशन की प्रॉब्लम होती है। न्यूरॉन सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि न्यूरॉन्स की वैल्यू अपडेट ही नहीं कर रही है, वो आउटपुट खराब कर दे रहा है, उसके कारण ग्रेडियंट जीरो हो जा रहा है। तो ये कब होता है? अगर सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 और सिग्मा एक्स जीरो हो तो आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? ग्रेडियंट का कैलकुलेशन 0 इंटू 1 - 0 विच इज जीरो। तो अगर सिग्मा A3 जीरो है या 1 है तो 0 इंटू 1 - 0 या फिर 1 इंटू 1 - 1, बोथ विल गिव अस जीरो। तो इससे हमारा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? जीरो। ग्रेडियंट जीरो मतलब नो ट्रेनिंग। अब ये हो क्यों रहा है? अब हमारा जो एक्टिवेशन की वैल्यू होती है दैट इज समेशन ऑफ W इंटू एक्स। ठीक है, या तो W बहुत हाई होगा या X बहुत हाई होगा, दोनों में से भी कोई भी बड़ा होगा, हमारा एक्टिवेशन हाई हो जाएगा। एक्टिवेशन हाई होगा तो हमारा सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाएगा, वैल्यू सिग्मोइड से पास होके। सिग्मोइड से सैचुरेशन के पास पहुंचेगी तो फिर हमारा ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। तो इफ आइदर इज वेरी लार्ज वी विल हैव एक्टिवेशन एस टेंडिंग टू 1 और 0। ठीक है, यूजुअली एक्स को हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, तो 0 से 1 के बीच में होता है। तो हमारा वेट यूजुअली क्या होता है? हाई होता है। तो इसीलिए वेट इनिशियलाइजेशन रखा जाता है। जब वेट इनिशियलाइजेशन रखते हैं तो फिर न्यूरॉन सैचुरेशन नहीं होता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, और सिग्मोइड्स क्या होते हैं? जीरो सेंटर्ड नहीं होते हैं। सिग्मोइड जीरो सेंटर्ड नहीं हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सारे वेट्स होंगे एक पर्टिकुलर लेयर में, या तो पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, जैसे डेल डब्ल्यू आई के इंटू HI1, डेल डब्ल्यू जे के इंटू HJ1, ये सब पूरा नहीं लिखा गया है क्योंकि बैक प्रोपोगेशन में ये सब कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अगर जीरो सेंटर्ड नहीं होंगे तो सारी की सारी वैल्यू जो भी सिग्मोइड से कैलकुलेट होके आ रही है, ये सब 0 से 1 के बीच में रहेगी। ये सब 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो हमारा ये चाहे पॉजिटिव होगा चाहे ये नेगेटिव होगा, मतलब के अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, के नेगेटिव तो नेगेटिव। तो हम एक क्वाड्रेंट में मूव करेंगे। तो अब हमारा अपडेट का फॉर्मूला ये होता है वेट अपडेट्स का,
ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट में ये होता है। तो लार्ज टाइम लगेगा कन्वर्ज होने में, क्योंकि उसका डायरेक्शन वो हो गया ना कंस्ट्रक्ट। जैसे यहाँ से अगर शुरू हुआ और हमें यहाँ पहुँचना है विच इज़ ऑप्टिमल, it can't move in this direction or this direction directly, so it will have to go down and right down and it will reach over here. तो दिक्कत क्या हुई, लास्ट टाइम टू कन्वर्ट। तो सिग्मोइड के साथ जो जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए हमने लाया 10H। 10H क्या हो गया कि जीरो सेंटर्ड था और इसकी वैल्यू -1 से 1 थी, तो जीरो सेंटर्ड होने के कारण इसने सेम साइन ग्रेडियंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन स्टिल न्यूरॉन सेचुरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे ही वैल्यू बड़ी होगी ग्रेडियंट हमारा यहाँ यहाँ पहुँच जाएगा। इसीलिए वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम जो होती है वो होती है हमारे सिग्मोइड या फिर tan h फंक्शन के साथ। इन सबको सॉल्व करने के लिए लोगों ने दिमाग लगाया, लोगों ने लगाया रेलो फंक्शन। ठीक है, रेलो फंक्शन एक नॉन लीनियर फंक्शन है जिसका डेफिनेशन ये होता है मैक्स ऑफ 0 एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स अपनी स्ट्रेट लाइन है, ये बात अलग है, लेकिन दिस इज द फंक्शन। तो इसके पहले 0, इसके बाद 1। तो ये कैसे नॉन लीनियर है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अभी हुआ क्या कि कोई न्यूरॉन सेचुरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव साइड तो नहीं हो रहा है ना, इधर साइड देर इज नो न्यूरॉन सेचुरेशन, कन्वर्जेस फास्टर। ठीक है, तो हमारी जो न्यूरॉन सेचुरेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रेडियंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो फिर इट कन्वर्जेस फास्टर एंड इट इज कॉम्पिटिशनली लेस एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज अ लीनियर फंक्शन। अब लेकिन हो क्या रहा है कि इफ लेट्स से लर्निंग रेट इज वेरी लार्ज और हम कहते हैं कि हमारा जो बी होगा वो नेगेटिव हो गया। बेसिकली हमारा जो अपडेट होता है वेट और बायस ही अपडेट होता है ना। लेट्स से हमारे बायस में यहाँ पे वैल्यू थी, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, मतलब कुछ 0.1 से -0.5 पहुँच गई। तो लेट्स से बी बहुत नेगेटिव हो गया, तो ये ग्रेडियंट क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा तो न्यूरॉन्स वुड बी डेड। न्यूरॉन्स वुड बी डेड मतलब वो अपडेट होंगे ही नहीं, न्यूरॉन्स आर डेड फॉर एवर। मतलब एक बार हो गया तो फिर वो नहीं हो पाएगा, चाहे अगला स्टेप आए तब भी नहीं होगा। तो मतलब कोई हमारी ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है। इसलिए रेलू की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लीकी रेलू आया। तो लीकी रेलू में क्या करते हैं, नेगेटिव साइड भी हल्का सा पतला सा ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो ये हो गया फंक्शन 0.01x और एफ एक्स। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज सॉल्व एवरीथिंग, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, ये ई लर्निंग रेट अगर बहुत हाई हो जाए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बायस को हाई पॉजिटिव दे दो, 0.01 को हाई पॉजिटिव वैल्यू माना जाता है, लीकी रेलू फंक्शन ले ली गई। या फिर पैरामीट्रिक रेलू, पैरामीट्रिक रेलू में क्या किया गया, 0.01 को अल्फा से रिप्लेस कर दिया गया। अल्फा यहाँ पे ट्रेनेबल पैरामीटर है। तो ये रहा हमारा एक्टिवेशन फंक्शन की कहानी। अब जो हमारा लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर और ये सारे मॉडल चल रहे हैं उसमें बर्ट मॉडल है। बर्ट में जीई गेलू फंक्शन यूज होता है। तो गेलू के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। और कमेंट करके बताइएगा क्यों डिफरेंट है। ओके, अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बायस एंड वेरिएंस। बहुत गलत पढ़ाया जाता है बट अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बायस क्या होता है, बैड मॉडल या फिर वेरी सिंपल मॉडल। वेरिएंस क्या होता है, ओवर कॉम्प्लेक्स मॉडल बट वेरी बैड एट द न्यू डेटा। बायस को हम लोग अंडर फिटिंग भी कहते हैं, वेरिएंस को हम लोग ओवर फिटिंग भी कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है समझते हैं। अगर आप लोग को लीनियर रिग्रेशन की चीज़ें याद हो तो उसमें आपको ये चीज़ समझना पड़ता है कि हम हमेशा मॉडल जो ट्रेन करते हैं, हम चाहते हैं कि वो मॉडल एक ऐसे मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करे जो हमारा डेटा जनरेट किया होगा। तो हमारा पूरा डेटा जनरेट किया होगा वो मैकेनिज्म जो सेटिस्फाई कर सके, दैट इज़ आवर मॉडल। बट हमारे पास जो डेटा होता है वो हमेशा सैंपल होता है, नॉट अ पॉपुलेशन। जैसे हम लोग डीप लर्निंग के बारे में अभी पढ़ रहे हैं बट एक्चुअल में एआई का बहुत वास्ट सिलेबस है, जो हमें फ्यूचर में पढ़ते पढ़ते भी हो सकता हो पूरा कंप्लीट ना हो। अगर हम लोग एआई के सिलेबस को डेटा समझेंगे तो ये डीप लर्निंग का सैंपल हो गया, ये मशीन लर्निंग का सैंपल हो गया, ये जनरेटिव एआई का सैंपल हो गया। हालांकि ओवरलैप होते हैं ऐसे नहीं होता है, बट लेट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हमें जो मिलता है, हमें हमेशा सैंपल मिलता है पूरे पॉपुलेशन में से। उसी सैंपल में हम लोग ट्रेनिंग टेस्ट डेव ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो आइरिस डेटा सेट बहुत फेमस है, 50 पॉइंट है, 4 क्लासिफिकेशन। तो क्या वही चार चार क्लासेस हैं, और अगर उन 4 क्लासेस के क्या वही सारे पॉइंट्स हैं, दुनिया भर में तो बहुत जगह से होगी। तो हमें एक सैंपल मिलता है, सैंपल मिलता है उस पर हम लोग मॉडल ट्रेनिंग वगैरह करते हैं और फिर नए डेटा सेट को प्रेडिक्शन करते हैं। अब नया डेटा सेट
इन सब में से किसी भी सैंपल में से आ सकता है, चाहे S3 को रिप्रेजेंट करे, चाहे S2 को रिप्रेजेंट करे, चाहे S1, S0, S4 या फिर S6। ठीक। अब जनरलाइजेशन क्या होता है? तो जनरलाइजेशन की विद द सैंपल डेटा इटसेल्फ परफॉर्म बेटर फॉर द होल पॉपुलेशन। तो जनरलाइजेशन मतलब जब हमने मॉडल को ट्रेन किया सिर्फ एक किसी सैंपल डेटा जो हमारे पास अवेलेबल था, बेसिकली वही डेटा हमारे पास अवेलेबल था, उससे हम लोग ट्रेन किया और फिर नया डेटा पॉइंट जो आया, न्यू डेटा पॉइंट, उसको भी सही प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दो केस में हो सकता है, या तो डेटा पॉइंट उसी सैंपल से आया है या फिर हमारा सैंपल साइज ही बहुत ज़्यादा बड़ा था जो पॉपुलेशन को थोड़ा रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक, ये होता है जनरलाइजेशन। मॉडल के ट्रेनिंग के टाइम में हमने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत एरर चलता है, वी आर नॉट वेरी मच बायस्ड टुवर्ड द ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, समझ में आ गया? व्हाट इज बायस एरर? बैड एट अंडरस्टैंडिंग द सैंपल इटसेल्फ। व्हाट इज वेरिएंस एरर? बैड एट न्यू डेटा और द डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सैंपल। ठीक, तो ये अब हमारा कर्व आप लोग सब जगह देखे होंगे। ये हमारा एरर पॉइंट है, ये हमारा इपॉक्स है, ये हमारा ट्रेनिंग का है, ये हमारा वैलिडेशन या टेस्टिंग का कहता है। तो ट्रेनिंग का लॉस ऐसे 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 कम हो रहा है। ठीक, और ट्रेन और डेटा डालते रहेंगे और ये कम होता रहेगा। वैलिडेशन का लॉस इधर से दिखाएं, हालांकि इधर से भी दिखा सकते थे, बट ठीक है। तो वैलिडेशन का लॉस भी ऐसे 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 कम हो रहा है। ठीक है, तो जब कम हुआ तो जहाँ तक दोनों मिनिमम है, दैट इज आवर बेस्ट पॉइंट, वहाँ पे हमारे मॉडल की ट्रेनिंग रुक जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है तो हमें इसीलिए बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। एनी काइंड ऑफ एरर इज द सम ऑफ बायस स्क्वायर वेरिएंस प्लस सम नॉइस। ठीक, तो ये होता है, ये होता है, ये होता है। दोनों को पूरी तरह से मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, दोनों को पूरी तरह से मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें ट्रेड ऑफ मानते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत बायस का एरर चलेगा, थोड़ा बहुत वेरिएंस का एरर चलेगा, और नॉइज इज समथिंग विच वी कैन नॉट एलिमिनेट एट ऑल। ठीक है, अब जैसे ये वाला ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये वाला वैलिडेशन कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग कर भी एरर बढ़ गया, वैलिडेशन भी बढ़ गया ईपॉक्स के साथ, तो हम कहेंगे क्या, बायस भी हाई है और वेरिएंस भी हाई है। ट्रेनिंग डिक्रीज हुआ लेकिन वैलिडेशन कम ही नहीं हुआ, बढ़ता ही गया, तो हम क्या कहेंगे, बायस इज लो बट वेरिएंस इज हाई। यहाँ पे कौन सा केस हुआ, फिटिंग। ट्रेनिंग भी कम हो गया, वेरिएंस भी कम हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ओके मॉडल। ठीक है, क्योंकि नॉइस तो अभी भी रहा यहाँ पे, अंडर फिटिंग। यही चीज़ होती है बायस एंड वेरिएंस। तो बायस एंड वेरिएंस का केस कहाँ से आया, हमारे सैंपल से आता है, और जनरलाइजेशन नहीं कर पाता है तो वेरिएंस आई है। ठीक है, और जो सैंपल को ही नहीं समझ पाया तो बायस से आई है। ठीक, वही चीज़ यहाँ लिखी होगी, हाई बायस, ऑल सैंपल मॉडल्स ऑलमोस्ट सेम बट डाउन। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और। तो लेट्स से हमने, हमारे पास एक सैंपल मिल गया। ठीक है, सैंपल से हम मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 पॉइंट्स। ठीक है, इसमें से हम 2,000 पॉइंट्स बार बार निकालें, रैंडमली सैंपल कर रहे हैं, सब पे एक मॉडल जनरेट ट्रेन किया, M1 M2 M3 सो ऑन। तो अब हाई बायस मॉडल क्या होगा, सारे के सारे मॉडल के लो कॉम्प्लेक्सिटी के मॉडल। ठीक है, लो कॉम्प्लेक्सिटी के मॉडल है, ओनली लेट्स से 2 पैरामीटर्स। तो सारे के सारे लो कॉम्प्लेक्सिटी के मॉडल्स हैं बट सारे के सारे बेकार हैं, तो इट इज हाई बायस। हाई वेरिएंस में क्या होता है कि सारे के सारे मॉडल कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन दे परफॉर्म वेरी बैड एंड दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बायस के केस में क्या होगा कि मॉडल्स ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग होंगे, बट वेरिएंस के केस में क्या होगा, कोई मॉडल ऐसा हो जाएगा, कोई मॉडल ऐसा हो जाएगा, मतलब सारे के सारे डिफरेंट होंगे। तो बेसिकली लोग पूछते हैं इंटरव्यू में कि वेरिएंस, जब आप कह रहे हैं कि वेरिएंस डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या डिक्रीज कर रहे हैं? तो वेरिएंस हम डिक्रीज कर रहे हैं मतलब वेरिएशन in the output predicted by the model. Number of variation which is being decreased in the parameters of the model is called as variance decrease. मतलब वो वेरिएंस एरर कम करना होता है। ठीक है, तो हाई बायस हाई वेरिएंस, बायस और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट दे दिया गया, इसीलिए रेगुलराइजेशन होता है। तो रेगुलराइजेशन क्यों यूज़ करते हैं, वेरिएंस कम करने के लिए, क्योंकि बायस का इशू नहीं आता है ना, आपके पास ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा होता है, डीप न्यूरल नेटवर्क में ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा होता है। अगर कोई कह रहा है कि बहुत कम डेटा है और उसमें हमारा न्यूरल नेटवर्क बेकार कर रहा है तो फिर भाई पता नहीं क्या है। एनीवेज,
तो L2 रेगुलराइजेशन सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा वेरिएंस कम करने में काम होता है। तो वो क्या करता है, वेट ऐड कर देता है लॉस में। ठीक है, मतलब वेट एल टू नॉर्म को ऐड कर देता है अल्फा के साथ। तो इससे होता क्या है, ओवरऑल इट डिक्रीजेस इफेक्टिव नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम हुआ तो मतलब मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई तो फिर हमारा ओवरफिटिंग डिक्रीज हो गया, मतलब वेरिएंस कम हो गया। तो पहले हमारा डब्ल्यू स्टार था, ये हमारा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस था। से ये दो एक्सिस है, ये W1 ये W2, और फिर हमारा ये ऐसे कंटूर बन रहा है दोनों का। ठीक है, यहाँ पे था सेंटर में पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। लेकिन हमने जैसे ही ये लगा दिया L2 नॉर्म, अपना L2 रेगुलराइजेशन, तो हमने ये यहाँ से इससे यहाँ शिफ्ट कर दिया, इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इसका नॉर्म है। ठीक, अब हुआ क्या कि पहले यहाँ था और फिर यहाँ से डिक्रीज होके यहाँ हो गया। ठीक, तो यहाँ से डिक्रीज होके यहाँ हुआ तो W1 और W2 दोनों क्या हुए, श्रिंक हो गए। दोनों श्रिंक हुए तो फिर हमारी ओवरफिटिंग डिक्रीज हुई। इस तरह से L2 रेगुलराइजेशन काम करता है। फिर क्या होता है, डेटा सेट ऑगमेंटेशन। मतलब सैंपल साइज ही बढ़ा दो, बेसिकली सैंपल साइज बढ़ा दो, उसमें ढेर सारे वेरिएंस डाल दो। तो इफ सैंपल इज क्लोजर टू पॉपुलेशन, जनरलाइजेशन इज बेटर। ठीक है, फिर होता है एडिंग नॉइज टू द इनपुट। कम यूज होता है, कम पता है, लेकिन क्या होता है कि इनपुट जो है ना, उसमें एक छोटी सी क्वेश्चन नॉइज जोड़ देते हैं। इट वर्क सिमिलर टू L2 रेगुलराइजेशन। अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग में जो हमने देखा था कि ट्रेनिंग एरर और वेरिएंस एरर जहाँ पे एक पॉइंट है मीट करें, जहाँ दोनों मिनिमम हो, वहाँ पे। तो इसके बाद अगर वेरिएंस एरर बढ़ने लगा तो हम कहीं आगे की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रोक दो। तो बेसिकली के इपॉक है, के माइनस पी, हम एक पेशेंट पैरामीटर ले लेते हैं और चेक करते हैं कि एट के माइनस पी, एट इफ नेक्स्ट पी स्टेप वैलिडेशन एरर डिक्रीजेज और नॉट। अगर वैलिडेशन एरर डिक्रीज नहीं कर रहा है तो फिर आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर। ठीक है, इंक्रीज किया तो तुरंत रुक जाओ। अगर लेट्स से सेम रहा, थोड़ा एक दो स्टेप और देख लो फिर रुक जाओ। ये होता है अर्ली स्टॉप। ठीक है, एनसेम्बल मॉडल्स, ऑनसेम्बल भी कहते हैं ये लोग। इसमें क्या करते हैं, कंबाइन मल्टीपल मॉडल। अगर किसी ने मशीन लर्निंग के कोर्स किया होगा तो उन्होंने बैगिंग और बूस्टिंग पढ़ा होगा। ठीक है, ऑनसॉम्बल बेसिकली क्या करता है, मल्टीपल मॉडल्स का आउटपुट लेके उनका ऑनसॉम्बल कर देता है और फिर प्रोडिक्शन करता है। तो उससे क्या होता है, वेरिएंस कम होता है। तो ऑनसॉम्बल कई तरीके से कर सकते हैं, सारे डिफरेंट मॉडल ले लो। ठीक है, कोई SVM ले लिया, कोई डिसीजन ट्री ले लिया, कोई कुछ ले लिया। ठीक है, सारे मॉडल लिए, उनके जो आउटपुट आया फिर उनका एवरेजिंग कर दी। तो ये एनसेम्बल का एक तरीका। दूसरा क्या होता है कि सेम मॉडल विद डिफरेंट फीचर ट्रेनिंग एंड डिफरेंट हाइपर पैरामीटर। मतलब एक ही मॉडल लिया और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर लिए, जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क ले लिया, उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कहीं में 5 हैं, कहीं में 10 कर दिए। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकली ये सब नहीं करते हैं, लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने ये किया। ठीक, तो सेम मॉडल विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर और डिफरेंट नंबर ऑफ फीचर एंड सैम्पल ट्रेनिंग। तो मतलब किसी को 10, जैसे हमारे पास 100/100 का अगर सैंपल है तो किसी को 90/90 पे ट्रेन किया, किसी को 95/90 पे ट्रेन किया, तो ये डिफरेंट सैंपल एंड डिफरेंट फीचर दिया। तो इसमें होता क्या है कि जो वेरिएंस होता है वो 1/n के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/n के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, जिससे क्या होता है, वेरिएंस डिक्रीजेस, बैगिंग। अब डीप न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मॉडल। ठीक है, उनको ट्रेन करने में बहुत टाइम लगता है, तो हमारे पास इतना ज़्यादा कंप्यूटिंग रिसोर्स नहीं रहता है कि हम बैठ के 10 नेटवर्क ट्रेन करेंगे और फिर यूज़ करेंगे। तो इसीलिए ड्रॉप आउट आई, बहुत दिमाग लगाने वाली टेक्निक। तो इट इज़ काइंड ऑफ अनसम्बलिंग टेक्निक फॉर डीप न्यूरल नेटवर्क। तो इसमें क्या करना होता है कि कुछ न्यूरॉन्स को ऑफ कर दो ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, ड्रॉप आउट न्यूरॉन्स बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग, चाहे अंदर वाले, यहाँ से अंदर जाने वाले, इसमें अंदर आने वाले, या फिर इससे बाहर वाले। तो पीछे के लेयर पे भी ऑफ कर देते हैं और आगे के लेयर पे भी ऑफ कर देते हैं। अब जैसे ये हमारा एक छोटा सा नेटवर्क हुआ, इसमें 3 3 2 ऐसे लेयर। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 2 को शट कर दिया, यहाँ पे भी 2 को शट कर दिया, यहाँ पे भी 1 को शट किया है। अब इनको भी शट डाउन कर सकते थे, हाँ, इनको भी, इसको भी काट दिया। तो ऐसे ऐसे करके न्यूरॉन्स शट डाउन कर, न्यूरॉन्स ऑफ करना मतलब आप बताएंगे। न्यूरॉन इज रिप्रेजेंटेड एज समेशन एंड एक्टिवेशन। तो इसको जब 0 कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन शटिंग। अब what is the probability by which neuron should be present? It should be present for hidden nodes p is equal to 0.5, for visible nodes p is equal to 0.8.
मतलब फ्रंट के जो लेयर है इट हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 ऑफ अपीयरेंस, और जो अंदर के हैं 0.5। तो अब अगर 0.5 होगी प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स कितने हो जाएंगे? 2 to the power of n। इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 to the power of n नेटवर्क्स। ठीक है, एन न्यूरॉन्स, सबकी आने जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो कितने? 2 to the power। ठीक, तो ये अप्लाई कैसे करते हैं, इसमें ट्रिक है। शेयर वेट्स अक्रॉस ईच नेटवर्क, मतलब एट ईच ट्रेनिंग इंस्टेंस शट ऑफ न्यूरॉन्स। तो जैसे सिमिलर टू सैम्पलिंग नेटवर्क फ्रॉम 2 to the power n, मतलब 10 जैसे हमारे पास नेटवर्क है, उनमें से कोई एक नेटवर्क ले लिया हर बार हर ट्रेनिंग इंस्टेंस पे। तो ट्रेनिंग के टाइम तो ये कर लिया, लेकिन टेस्टिंग के टाइम कैसे करेंगे? टेस्टिंग के टाइम क्या होगा कि क्योंकि हम ये कहते हैं कि सारे नोड्स जो थे, ईच नोड्स वाज प्रेजेंट विथ p प्रोबेबिलिटी, चाहे वो 0.5 हो चाहे 0.8 हो, हम क्या कहेंगे, हम उतना ही भरोसा करेंगे भी न्यूरॉन पे। तो हम क्या करते हैं, जो वेट्स होते हैं उस न्यूरॉन के उनको स्केल कर देते हैं बाई प्रोबेबिलिटी p। तो W1 की जगह PW1, W2 की जगह PW2। ठीक है, बस ऐसे स्केलिंग हो जाती है। तो बेसिकली अब ड्रॉप आउट कर क्या रहा है, एसेंशियली इट प्रिवेंट्स न्यूरॉन फ्रॉम बिकमिंग लेजी। बिकमिंग लेजी मतलब अभी पहले क्या था, ये कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख ले रहा था, लेकिन अगर हम एक को शट ऑफ कर दिए तो ये अपने नेबर पे डिपेंड नहीं कर पाएगा, इसको भी सीखना पड़ेगा इंडिपेंडेंट सारी चीज़ें। जब ये इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें सीखेगा तो ये न्यूरॉन, इसको पता ही नहीं है कब ये बाहर चला जाए, कब ये बाहर चला जा रहा है, कोई प्रोबेबिलिटी किसी की है कि चलो ठीक है हमारे साथ पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, चलो हमें ही काम करना है ना, इसलिए ये रहता है। इसलिए इट स्टॉप देम फ्रॉम बिकमिंग लेजी, और इसको हम कहते हैं नो को एडाप्टेशन। देयर इज नो को एडाप्टेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स। ठीक है, ईच न्यूरॉन कैनॉट रिलाई ऑन नेबर्स। ठीक, ये सारी रेगुलराइजेशन टेक्निक हो गई। अब इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन क्यों करे थे, रेलू वाले में बताया था कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लो नहीं कर सकते। तो अगर हम जीरो कर रहे हैं सारे, तो सारे एक्टिवेशन क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। एक्टिवेशन कैसे सेम होंगे, ये आप लोग मैथ लगा के देखेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट में पता चलता है, चेन रूल में, या फिर सिंपल WX सिग्मेंट, इसमें पता चल जाएगा कि सारे अगर ये सेम होंगे तो फिर ग्रेडियंट पे क्या असर होगा। तो अगर ये सारे सेम कुछ होंगे तो ग्रेडियंट्स क्या होंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। ग्रेडियंट्स इक्वल होंगे मतलब सारे वेट अपडेट सेम होंगे। मतलब कोई 1 से अगर 5 पे गया है वेट W1, तो W2 भी 1 से 5 पे ही जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ कि सारे के सारे सेम जैसे हैं, मतलब कुछ हमारा आउटपुट अच्छा थोड़ी आएगा। तो सिमेट्री नेवर ब्रेक्स एंड वेट्स आर टाइड अनइंटेंशनली, इस प्रॉब्लम को कहते हैं सिमेट्री ब्रेकिंग प्रॉब्लम। ठीक, ये होता है जीरो या फिर सेम वेट इनिशियलाइजेशन से। अब अगर वेट बहुत छोटा या बहुत बड़ा इनिशियलाइज कर दिए तो फिर सारे न्यूरॉन्स क्या होंगे, टेंडिंग टू जीरो। क्यों? बिकॉज ऑफ सेचुरेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो सारे के सारे सेम हो जाएंगे, तो फिर हमारी क्या होगी, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। फैन इन और फैन आउट जाते हैं। फैन इन मतलब कितने नंबर ऑफ इनकमिंग यूनिट्स है, फैन आउट कितने नंबर ऑफ आउटगोइंग यूनिट्स है। ठीक है, तो फैन इन और फैन आउट ही होता है। अब ये फैन इन और फैन आउट क्यों पढ़े हैं, क्योंकि हमारी कई इनिशियलाइजेशन टेक्निक है जिसके लिए लोग थंबनेल लगा के यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, समझ लेते हैं। अब क्या हुआ कि इस तरह से इनिशियलाइज करने में, तो इनिशियलाइज करने में दिक्कत हो रही है। तो अगर हमने कहा कि न्यूरॉन्स विल बी इनिशियलाइज विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जीरो एंड वेरिएंस वन, तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी। तो हम कहे कि ये जो हमारा वेरिएंस है हम इसको चेंज करेंगे। तो जो वेरिएंस सबसे अच्छा था 1/पैन इन। ठीक है, 1/पैन इन अगर हम वो कर देंगे इनिशियलाइज, तो फिर हमने पाया बेस्ट इनिशियलाइजेशन। तो हमारा ये सारी ज़ीरो होने वाली न्यूरॉन सेचुरेशन, सिमेट्री ब्रेकिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें नहीं हुई। इसी से 3 तरह के इनिशियलाइजेशन निकले, जेवियर, हे, लकुन। जेवियर ने क्या कहा कि वेरिएंस हमारा 2/पैन इन प्लस पैन आउट होगा। हे ने कहा 2/पैन इन, और लकुन ने कहा 1/पैन इन। तो हमारा न्यूरॉन्स कैसे इनिशियलाइज हुआ, दिस इज नॉर्मल गॉसियन विथ मीन जीरो, वेरिएंस ए, नॉर्मल गॉसियन विथ मीन जीरो, वेरिएंस ए, नॉर्मल गॉसियन मीन जीरो, वेरिएंस ए। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह के इनिशियलाइजेशन बाय चेंजिंग द वेरिएंस वी गॉट द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूरॉन सैचुरेशन प्रॉब्लम। अब देखते हैं थोड़ा ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में, एक दो चीज़ें। तो सबसे पहले जो नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसको हम कहते हैं बैच।
या फिर वेनिला ग्रेडियंट डिसेंट। तो इसमें क्या होता है कि गो ओवर ईच डेटा पॉइंट, सम द ग्रेडियंट्स एंड अपडेट द वेट्स। ठीक है, तो जो हमारा ग्रेडियंट होता है ये समेशन होता है ऑफ ऑल द पॉइंट्स, उसमें लर्निंग रेट मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारा वेट अपडेट ऐसे हो जाता है डिक्रीज करके। अब लेट्स अज्यूम वी हैव 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि छोटे से वेट अपडेट के लिए एक छोटा सा अपडेट करेगा ना, ये सब कुछ ग्रेडियंट इंटू लर्निंग रेट 0.0001 इंटू सम ऑफ द ग्रेडियंट, और उसमें से डिक्रीज कर रहा है। तो लेट्स से हमारी वैल्यू थी 1, 1 से 0.9995 हो गई। तो इतना छोटा सा अपडेट करने के लिए हमें 1 मिलियन टाइम्स रन करना पड़ेगा फॉर दिस गो ओवर 1 मिलियन पर। ठीक है, तो ये होता है। स्टोकेस्टिक में क्या होता है, एवरी पॉइंट अपडेट वेट्स। एवरी पॉइंट अपडेट वेट्स मतलब हमने एक पॉइंट पे ग्रेडियंट कैलकुलेट किया और फिर उसी में अपडेट कर दिया। तो दिस इज फॉर ईच पॉइंट, और ये नहीं कि सम कर रहा है, लगातार ग्रेडियंट ऐसे 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 करके अपडेट करे जा रहे हैं वेट्स को। अब इसमें क्या हुआ, लेट्स से वी हैव 1 मिलियन पॉइंट, तो ईच इपॉक 1 मिलियन अपडेट्स। ठीक है, वही बताते हैं ईपॉक और स्टेप्स क्या होता है। तो ईच इपॉक 1 मिलियन अपडेट्स। तो ये क्या ट्रू ग्रेडियंट्स है? नहीं, ट्रू ग्रेडियंट्स कौन से थे? समेशन वाले। इसीलिए यहाँ पे टर्म आया स्टोकेस्टिक, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं एंड देयर इज नो थ्योरेटिकल गारंटी दैट इट इज गोइंग टू डिक्रीज। एक बार इंक्रीज भी तो कर सकता है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि इसका नाम दिया स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट पॉइंट। मतलब जब हर एक सैंपल लेके, एक सैंपल लिए अपडेट कर दिए, एक सैंपल लिए अपडेट कर दिए, एक सैंपल लिए अपडेट कर दिए, ये हो गया स्टोकेस्टिक। ठीक है, और यहाँ पे एक सैंपल, दो सैंपल, तीन सैंपल, चार सैंपल, फाइनल सैंपल सबको लिए और फिर जोड़ के अपडेट करिए। ठीक। मिनी बैच क्या होता है कि इन दोनों के बीच का होता है, बैच और स्टोकेस्टिक का बीच का होता है। तो बैच साइज दे देते हैं लेट्स से 64। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वन सैंपल वी टेक 64 सैंपल एट वंस। तो 64 सैंपल का समेशन करेंगे और फिर अपडेट करेंगे। ठीक। अब समझते हैं ईपॉक्स क्या होता है। ईपॉक्स मीन्स वन पास। ठीक है, जब पूरे डेटा पे से हमारी ट्रेनिंग हो जाती है एक बार में तो उसको हम कहते हैं ईपॉक्स। ठीक है, तो 10 epochs is 10 passes over the full data. एक स्टेप इज द अपडेट। ठीक है, तो बैच में क्या हुआ कि एक इपॉक में एक स्टेप ना, क्योंकि सारे पॉइंट पे गए और फिर अपडेट किए, तो ये क्या हुआ, एक स्टेप। स्टोकेस्टिक में क्या हुआ कि n पॉइंट्स हैं तो n स्टेप्स एक इपॉक में, और अगर बैच में हुआ तो n बाई b स्टेप्स। ठीक, ये था स्टोकेस्टिक और मिनी बैच। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अपडेट्स एंड लर्निंग रेट। सब लोग एडम यूज़ कर देते हैं फट से, एडम ऑप्टिमाइज़र। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन से ही आया है। ऑप्टिमाइजेशन से आया तो ऑप्टिमाइज़र अलग अलग तरीके के बने थे, अलग अलग तरीके के बने थे, एडम सबसे फेमस है। क्यों है, क्या है, देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल था, WT+1 इज इक्वल टू WT माइनस लर्निंग रेट इंटू ग्रेडियंट। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया एक नंबर से, VT प्लस एप्सिलॉन। VT क्या है, VT माइनस वन प्लस V इसका स्क्वायर। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री रिटेन कर रहे हैं। हिस्ट्री रिटेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम स्टेप्स ले रहे हैं, स्टेप्स लेते हैं तो ओवरशूट कर जाता है फट से, और फिर वापस आना पड़ता है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस में बहुत टाइम लगता है, अच्छे से स्मूथ कन्वर्जेंस नहीं हो पाता है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एडा ग्रेड में क्या किया, हमने लर्निंग रेट डिक्रीज करना किया, शुरू किया धीरे 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 धीरे। अब जैसे मानते हैं ये कोई ग्रेडियंट्स हैं, ये सारे कैलकुलेटेड, तो डेल डब्ल्यू में एक्स से मल्टीप्लाई होता है। एक्स हमारा अगर ऐसा फीचर है जो स्पार्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या होंगे कि स्पार्स फीचर में जो अपडेट होंगे वो बहुत स्लो होंगे ना, कुछ है ही नहीं अपडेट करने के लिए, तो बहुत छोटे 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 अपडेट होंगे, मतलब उन पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा है। लेकिन डेंस फीचर होंगे तो उसमें हाई अपडेट होंगे। तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करें, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हिस्ट्री एक्यूमुलेट कर दी जाती है ना। जो जितना ज़्यादा हिस्ट्री से सीखता है वो अपनी प्रेजेंट बेटर करके रखा रहता है और फ्यूचर को संभाल के रखा रहता है। तो वही काम है, यहाँ पे हिस्ट्री एक्यूमुलेट की जाती है, हिस्ट्री एक्यूमुलेट करके लर्निंग रेट डीके किया जाता है। डीके किसके लिए होगा, डेंस फीचर के लिए, और बढ़ेगा किसके लिए, स्पार्स फीचर के लिए। इसीलिए बढ़ता हुआ एरो स्पार्स, गिरता हुआ एरो डी डेंस। ठीक।
अब RMS प्रॉप आ गया। RMS प्रॉप क्यों आया? क्योंकि एडा ग्रेड जो है बहुत एग्रेसिवली डिक्रीज कर देता है। मतलब जो बहुत सारे फ्रीक्वेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं जल्दी जल्दी जो डेंस हैं, उनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लर्निंग रेट को गिरा देता है। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली गिरा देगा तो फिर क्या होगा कि एक समय आएगा जब ये पैरामीटर्स अपडेट ही नहीं हो रहा है, तो वेरी लेस अपडेट्स फॉर दोज पैरामीटर्स। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने एक नया काम किया। हमने कहा कि डिनोमिनेटर को भी डीके कर दो। डिनोमिनेटर कैसे डीके करेंगे? बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टर को। ठीक है, वी टी माइनस वन इंटू बीटा एंड वन माइनस बीटा इंटू इसका स्क्वायर, ग्रेडियंट का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब हमारा डिनोमिनेटर भी डीके हो रहा है। तो अगर बहुत तेजी से डीके कर रहा था तो धीरे धीरे डीके कर, तो धीरे धीरे डीके करेगा तो जो हमारी जो लेस अपडेट हो रहे थे वो मोर अपडेट हो जाएगा। ठीक। फिर आते हैं भैया हमारे एडम ऑप्टिमाइजर। एडम ऑप्टिमाइजर क्या कह रहे हैं? एडम ऑप्टिमाइजर कहे कि हाँ ठीक है, तुम एक्यूमुलेटेड हिस्ट्री डिनोमिनेटर के लिए तो लिए ही हो, मतलब अपने लर्निंग रेट के लिए लिए हो, क्यों ना हम हिस्ट्री एक्यूमुलेट करें हमारे ग्रेडियंट के लिए भी। क्यों ना हम हिस्ट्री एक्यूमुलेट करें हमारे ग्रेडियंट के लिए भी। ग्रेडियंट के लिए भी हिस्ट्री एक्यूमुलेट करेंगे तो हमारा जो ग्रेडियंट का जो बायस होगा वो कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक बीटा फैक्टर ये भी ला दिया। तो हमारा ये वी टी था, ये एम टी ला दिया। और फिर यहाँ से एम टी हैट को डिफाइन किया, ये वी टी हैट हमारा ये। और फिर फाइनली एडम ने ये चीज़ें आ गई। बस यहाँ पे जो डेल डेल डब्ल्यू टी था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? एम टी हैट लगा दिया। एम टी हैट एम टी से आ रहा है ऐसे। हो रहा है ना ग्रेडियंट में हिस्ट्री एक्यूमुलेट हो रही है कि नहीं हो रही? हिस्ट्री तो एक्यूमुलेट हो रही है ना। इसको आप लोग 1 2 3 4 5 6 वैल्यू पुट करके देखिएगा, कुछ बीटा स्क्वायर के और डेल डब्ल्यू टी ऐसे ऐसे जुड़ के आएगा प्लस 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 करके। तो प्लस हो रहा है तो मतलब हिस्ट्री एक्यूमुलेट हो रही है। हिस्ट्री एक्यूमुलेट हो रही है तो फिर हम स्टेप्स जो है अपना संभाल के ले रहे हैं। तो हमारा ग्रेडियंट भी बहुत तेज नहीं गिर रहा है, लर्निंग रेट भी बहुत तेज नहीं गिर रहा है। ग्रेडियंट हमें डायरेक्शन बताता है, लर्निंग रेट कितना गिरा वो बताता है। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो यहीं जाएगा रेदर देन यहाँ। ठीक। तो इसलिए हमारा इसको करते हैं इस समय फास्टर और स्मूदर कन्वर्जेंस मिलता है। स्मूदर कन्वर्जेंस से क्या होता है कि वेट्स और बायस दोनों की तरफ नॉर्मल अपडेट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेट की तरफ बढ़ के पहुंच गए या फिर सिर्फ बायस से पहुंच गए, इनके बीच में से ऐसे जाता है और फिर यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है। ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही ज़रूरी होते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, बहुत काम आते हैं। अगर आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आप सीख गए हैं डीप न्यूरल नेटवर्क। बाकी फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली बहुत लोग दिखाते सिखाते हैं, पर मुझे नहीं लगता है किसी ने भी कोई भी रीज़न दिया होगा आज तक एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा क्यों यूज़ होता है। अगर दिया है तो अच्छी बात है। बट ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। और फिर अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप मिस कर रहे हैं या आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना, तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और सारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए जो आपके इंटरव्यूज़ में काम आएगी और आपको एक अच्छा एआई इंजीनियर, पढ़ा लिखा सभ्य इंसान बना सकेगी।